हेलो दोस्तों, आज हमारा ये बीएनएस का लेक्चर है जिसमें हम प्राइवेट डिफेंस पढ़ रहे थे और हमने धारा 37 तक यानी सेक्शन 37 तक हमने इसमें कंप्लीट कर लिया था, जो रेस्ट्रिक्शंस की बात करता है कि उन रेस्ट्रिक्शंस के अधीन रहते हुए ही राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज किया जा सकता है। अब यहाँ से जो नया सेगमेंट यहाँ से शुरू होता है 38 से, तो यहाँ से दो पार्टी में ये सेगमेंट शुरू होता है। पहला है, इसमें एक है अगेंस्ट द बॉडी यानी शरीर के विरुद्ध, और एक है अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। तो अगेंस्ट द बॉडी में अगर हम देखते हैं तो 38, 39 और 40 ये तीन सेक्शन आपको यहाँ पर देखनी है, 38, 39 और 40। और इसके बाद में एक सेक्शन लास्ट वाली है, इसमें राइट टू प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड 44। और अगेंस्ट द प्रॉपर्टी अगर हम देखते हैं तो 41, 42 और 43 ये अगेंस्ट द प्रॉपर्टी राइट टू प्राइवेट डिफेंस के बारे में बताती हैं। अब यहां से इसमें सिमिलरिटीज भी है, जैसे हम सेक्शन यहाँ पे पढ़ते हैं, अगर 38 पढ़ते हैं यहाँ पर तो उसी के साथ साथ में उसी के मतलब सिमिलर जो है सेक्शन आप पढ़ेंगे 41, जो कि प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस के बारे में बताती है। और ऐसे ही 39 से कोरिलेटेड अगर हम पढ़ेंगे तो वो 42 सेक्शन है ना, और 40 से जो रिलेटेड है वो 43 है। इस तरह से आपको पढ़ना है, ठीक। और 44 ये अलग से एक सेक्शन है जो इनोसेंट के अगेंस्ट में जो है वो बताती है कि इनोसेंट के अगेंस्ट में भी राइट टू प्राइवेट डिफेंस कैसे लिया जा सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पर 38 सेक्शन। 38 और 41 ये दो सेक्शन तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी जो सेक्शन है वो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और 44 से रिलेटेड जो रेस्ट्रिक्शन वगैरह हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसमें प्रॉब्लम बना के दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहां से हम पढ़ते हैं 38 सेक्शन। 38 सेक्शन कहती है कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है, यानी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। तो जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है बॉडी के अगेंस्ट में, यहाँ पे धारा 37 यानी सेक्शन 37 में जो रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं उनके अधीन रहते हुए ही शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार किया जा सकता है। अब इसमें जो हमलावर होता है, ठीक है, हमलावर जो होता है, एसेलेंट जो होता है, हमलावर की स्वेच्छा मृत्यु कारित करना, ठीक है, वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ, मृत्यु कारित करना या कोई अन्य अपहानि कारित करना, यानी अन्य एनी अदर हार्म कारित करने तक होता है एक्सटेंशन उसका, यदि वह अपराध जिसके कारण ऐसे अधिकार के प्रयोग का जब भी अवसर आता है तो नीचे दिए हुए, इस सारी बातों का यह मतलब है कि नीचे दिए हुए तरीकों में से किसी भी तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं इसके अंदर से जो निकल के आती है बात इस क्लॉज से, पहली बात यह है कि वॉलंटरी आप जो एसेलेंट है, जो हमलावर है, उसकी मृत्यु कारित कर सकते हो या फिर कोई अन्य अपहानि भी कारित कर सकते हो। दूसरी कंडीशन यहाँ पे ये है कि आपको ये बात देखो, जब भी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू में आती है तो ये बात आपको भूलना नहीं है यहाँ पे कि 37 में जो रेस्ट्रिक्शन दे रखे हैं उनके अधीन रहते हुए, और अगर क्वेश्चन मेंस में लेंदी होता है तो वहां पर आपको 37 के रेस्ट्रिक्शन, जो 4 रेस्ट्रिक्शंस हैं वो भी आपको उसमें बताने होते हैं, ठीक है, अगर इतना टाइम है, ठीक। लेकिन इस लाइन को आपको जरूर यहां पर बताना है। अब ये जो 7 इसमें पॉइंट यहां पर नीचे दे रखे हैं, इसमें भी आपको डायरेक्ट यहां पे ऐसा नहीं है कि किस किस के विरुद्ध है। देखो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको यहां से निकालना है बस एक एक वर्ड में कि किसके अगेंस्ट आपको किसी व्यक्ति की, हमलावर की मतलब मृत्यु कारित की जा सकती है। तो किन किन मामलों में,
मृत्यु के मामले में, है ना, या घोरोपति ग्रीवियस हर्ट के मामले में, तो डेथ के मामले में, ग्रीवियस हर्ट के मामले में। तो ऐसे करके आप प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो निकाल सकते हो, लेकिन जब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लिखना है तो वहां पर आपको ये वर्ड आपको जरूर याद रखना है कि हमला होना चाहिए, ऐसा हमला जिससे युक्तियुक्त रूप से यानी रीजनेबली ये एप्रीहेंशन होनी चाहिए, ये आशंका होनी चाहिए कि अगर राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज नहीं किया गया तो उस हमले का जो रिजल्ट है वो उस व्यक्ति की मृत्यु होगी। ठीक है, तो ये आपको यहां पे ध्यान रखना है कि जब मेंस के हिसाब से लिखेंगे तो केवल ऐसे नहीं लिखेंगे पॉइंट ऑफ व्यू में कि मृत्यु घोरपति इनके विरुद्ध मिलेगा। वहां पर आपको बताना पड़ेगा कि ऐसा असॉल्ट होना चाहिए जिससे रीजनेबली ये एप्रीहेंशन हो कि अन्यथा ऐसे हमले का जो परिणाम है वो मृत्यु होगा। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं इसमें जो 7 पॉइंट दे रखे हैं उनको याद रख लीजिए आप, DGRUKWA, ये 7 पॉइंट हैं और इसको आप DG रुकवा, है ना, DG रुकवा के नाम से आप इसको याद रख सकते हैं। अब DG रुकवा में पहला वाला पॉइंट हो गया कि जो हमला हो रहा है उससे रीजनेबली एप्रीहेंशन है कि मृत्यु हो सकती है। दूसरा, उस हमले से रीजनेबली एप्रीहेंशन है, युक्तियुक्त रूप से आशंका है कि उससे उसका जो परिणाम है वो ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, तो DG हो गया, यहाँ पर D हो गया, ये G हो गया। फिर यहाँ पर रेप हो गया R से, तो यानी रेप करने के इंटेंशन से कोई असॉल्ट किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है D वाला, DGRU, तो यहाँ पे U आ गया रुकवा में, तो U का मतलब हो गया अननेचुरल लस्ट, तो प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति के आशय से यानी असॉल्ट किया जाता है विद द इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट। अब फिर हो गया के में आपको याद रखना है यहां पर किडनैपिंग और एबडक्शन दोनों में मिलता है इंटेंशन से, इन दोनों के इंटेंशन से किया गया कोई भी असॉल्ट। ठीक है, रुकवा अब आ गया W, तो इस इंटेंशन से किया गया कोई असॉल्ट हमला कि किसी व्यक्ति को ऐसी परिस्थिति में रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, ठीक है, यहां पे आपको ये याद रखना है रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट है, यहां पर कन्फाइनिंग। आप यहां पे जो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आता है उसमें सदोष अवरोध लिखा रहता है, ठीक है ना, तो यहां आपको ध्यान रखना है कि रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट नहीं है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है। ठीक है, तो ऐसी परिस्थितियों में सदोष परिरोध किया जाए जिससे उसे रीजनेबली एप्रीहेंशन हो जाती है कि वह अपने को छुड़वाने के लिए, छुड़वाना मतलब क्या होता है, अनेबल होता है टू हैव रिकोर्स, रिकोर्स बोलते हैं छुड़वाने के लिए, लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये तो 37 में रेस्ट्रिक्शंस के उसमें दिया हुआ है, लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने का अगर समय है उसके पास में तो वह पहले उसका यूज करेगा। तो वहीं से ये लिया गया है कि अगर लोक प्राधिकारी की सहायता प्राप्त वो नहीं कर सकता है अपने आप को छुड़वाने के लिए और उसका रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया जा रहा है, तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करने के आशय से हमला किया जा रहा है, तो फिर वो वहां पर राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकता है। तो यहां पर हो गया DG रुकवा में W और लास्ट है आपका A मतलब एसिड अटैक। ठीक है ना, यहां पर एसिड अटैक, अब एसिड अटैक हो या उसका अटेम्प्ट हो दोनों ही इसमें शामिल हैं। तो एसिड फेंकने या एसिड देने का कृत्य यानी एक्ट हो या फिर इसका अटेम्प्ट हो, ये दोनों पर लागू है, जिससे रीजनेबली ये एप्रीहेंशन होती है कि ऐसे एक्ट का जो रिजल्ट है वो क्या होगा, ग्रीवियस हर्ट होगा। ठीक है, तो अब यहां पर जो हमने देखा है 7 पॉइंट के अगेंस्ट में, ये जो 7 असॉल्ट यहां पर दे रखे हैं उनके अगेंस्ट में आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज करते हुए डेथ कारित कर सकते हो। ठीक है, तो यहां तो जो 38 सेक्शन है वो डेथ के बारे में बताती है, लेकिन 39 जो सेक्शन है वो बात करती है अदर देन डेथ की। तो
तो यहां से इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि अदर देन डेथ वो 39 में है। ठीक है, तो कब ऐसे राइट टू प्राइवेट डिफेंस का जो एक्सटेंशन है वो अदर देन डेथ कोई भी अपहानि यानी कोई भी हार्म कारित करने तक हो सकता है। ठीक है, यदि अपराध सेक्शन 38 में विनिर्दिष्ट जो विवरण है, डिस्क्रिप्शन है, विवरण का मतलब डिस्क्रिप्शंस हैं, उनमें से किसी भी प्रकार का वहां पर नहीं है, तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी का जो एक्सटेंशन है वो असेलेंट की मृत्यु स्वेच्छा यानी वॉलंटरी कारित करने तक नहीं होता है, किंतु इस अधिकार का विस्तार धारा 37 फिर यहां पर भी 39 में भी सेक्शन 37 का आपको बताना है कि धारा 37 में जो रेस्ट्रिक्शन दे रखे हैं उनके अधीन रहते हुए असेलेंट की मृत्यु से भिन्न अदर देन डेथ कोई भी हार्म वॉलंटरी यानी स्वेच्छा कारित करने तक होता है। ठीक है, तो यहां पर सेक्शन 38 और 39 ये आपको याद रखने हैं, दोनों आपको बताने हैं एक साथ ही कि अगर मृत्यु से आता है तो और मृत्यु से भिन्न है तो दोनों ही कंडीशन में। ठीक है, अब बात करते हैं, अब पहले सेक्शन जो 38 और 39 है इससे रिलेटेड कुछ केस लॉ हैं, तो उन केस लॉ को और देख लेते हैं क्योंकि राइट टू प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड आपको केस लॉ भी वहां पर देने हैं। तो यहां पर जो आपको केस लॉ देने हैं उसमें एक है अमजद खान वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य का केस। इसमें यह बोला था कि यदि दोनों पक्षकारों में खुलकर लड़ाई होती है तो उस स्थिति में राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज नहीं किया जा सकता, यानी दोनों पक्षकारों दोनों पार्टीज में खुलकर लड़ाई की स्थिति में, क्योंकि रियल फाइट जो है वो नहीं हो रही है। ठीक है ना, दोनों पक्षकारों में खुलकर लड़ाई होने की स्थिति में आरपीडी का यूज नहीं किया जा सकता, मतलब वहां इसका सहारा नहीं लिया जा सकता। ठीक है ना, क्योंकि वहां ये निश्चित करना जो है कठिन होता है कि किस पक्षकार के द्वारा जो है वो शुरुआत हुई थी। ठीक है ना, तो दोनों पक्षकारों में खुलकर लड़ाई होने की स्थिति में राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज नहीं किया जा सकता, मतलब उसका सहारा नहीं लिया जा सकता। दूसरा इसमें जो रिलेटेड केस है वो है गुलजारा सिंह वर्सेस स्टेट 1971 सुप्रीम कोर्ट। इसमें बोला था कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस न केवल उस व्यक्ति के विरुद्ध प्राप्त होता है, न केवल उस व्यक्ति के विरुद्ध प्राप्त होता है, विरुद्ध मतलब अगेंस्ट। देखो इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ा सा इतना याद रखना है, जहां पे भी टिपिकल मीनिंग आ जाती है उसका मीनिंग इंग्लिश में बोल देंगे। ठीक है ना, तो बाकी वो अपना इतना समझ लेंगे, बल्कि विधि उस न केवल उस व्यक्ति के विरुद्ध प्राप्त होता है जो वार करता है, यानी जो असॉल्ट करता है, हमला करता है, बल्कि विधि विरुद्ध जमाव यानी जो अनलॉफुल असेंबली होती है, विधि विरुद्ध जमाव के प्रत्येक सदस्य के विरुद्ध प्राप्त होता है। ऐसा है ना कि जो अनलॉफुल असेंबली होती है उसमें 5 या 5 से अधिक सदस्य होते हैं, तो अब उसमें से जो एक्ट कर रहा है ना, वास्तविक कार्य जो कर रहा है,
केवल ऐसा नहीं कि उसी के विरुद्ध ही राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज किया जा सकता है। जो कार्य नहीं भी कर रहा है लेकिन वो विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य है, तो उसके विरुद्ध, उसके अगेंस्ट में भी राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज किया जा सकता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है इससे रिलेटेड केस, वो है उत्तर प्रदेश राज्य वर्सेस रामस्वरूप। ये केस है, इसमें बोला था कि प्राइवेट डिफेंस के अधिकार के विरुद्ध, यानी आरपीडी के विरुद्ध आरपीडी नहीं मिल सकता, है ना। तो ये बात इसमें कही गई थी। दूसरा, ये प्री में भी कई बार मैचिंग में पूछा जाता है, विश्वनाथ वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य। ये प्री में भी कई बार पूछा जाता है मैचिंग में, राइट टू प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड केस है ये। और इसमें भी ये बोला था, जो एब्डक्शन होता है, अपहरण करने के इंटेंशन से, एब्डक्शन करने के इंटेंशन से हमला जब किया जाता है तो वहां पर राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज किया जा सकता है, ठीक है ना। यानी इस केस में ऐसे ही था कि जो पति था वो जबरदस्ती ससुराल से अपनी पत्नी को उठा करके लेके आ रहा था, तो उसी अटेम्प्ट के दौरान, प्रयत्न के दौरान जो है साले के द्वारा जीजा की मृत्यु कर दी गई थी, ठीक है ना। तो वहां पर उसको जायज ठहराया गया था। उसके बाद में अब जो 39 सेक्शन है, 39 नहीं, मतलब अभी 38 से रिलेटेड एक केस और इसमें है, उत्तर प्रदेश राज्य वर्सेस हजारा सिंह। इस केस में भी यही बात बोली थी कि हमलावर जो होता है, असेलेंट जो होता है, हमलावर को आरपीडी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब चलते हैं 40 नंबर सेक्शन पर। यहां पर है कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का कमेंसमेंट होना, यानी प्रारंभ होना, और उसका बना रहना, यानी कंटिन्यूएंस रहना उसका। तो कब तक वो कमिटमेंट, कब उसका कमिटमेंट होगा और कब तक वो कंटिन्यूएंस रहेगा उसका, इसकी बात करता है। तो दोनों ही आपको देखने हैं। इसका ये देखना है कि प्रारंभ, प्री का पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है कि इसका कमिटमेंट कब से होता है, और दूसरा इसका कंटिन्यूएंस देखना है। तो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी क्षण यहां पर प्रारंभ हो जाता है। आंसर होगा यहां से कि जब अपराध करने के प्रयत्न या धमकी, यानी अटेम्प्ट और थ्रेट से शरीर के संकट की युक्त आशंका पैदा होती है। तो रीजनेबली, यानी युक्त आशंका किस चीज की? खतरे की, संकट की। डेंजर टू द बॉडी पैदा होती है, अराइजेस। तो जब अपराध करने के अटेम्प्ट या थ्रेट से बॉडी के डेंजर में पड़ जाने, खतरे में पड़ जाने की रीजनेबली एप्रीहेंशन क्रिएट होती है, पैदा होती है। अब चाहे वह अपराध किया ना गया हो और वह तब तक बनी रहती है। अब यहां तक तो हो गया कब प्रारंभ होता है। तो इतना आंसर आ जाएगा कि जो अपराध करने वाला जो एसेलेंट होता है, जब वो अपराध करने का अटेम्प्ट करता है या कोई धमकी देता है अपराध करने की, और उस धमकी से या उस अटेम्प्ट से शरीर के संकट की युक्त आशंका पैदा हो जाती है, अभी चाहे उसने वो अपराध किया ही ना हो, ठीक है ना। तो यहां से उसका प्रारंभ हो जाता है शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। अब बात आती है दूसरा क्वेश्चन कि वो कब तक बना रहता है, उसका कंटिन्यूएंस कब तक रहेगा। तो तब तक बना रहता है जब तक ऐसे शरीर के संकट की ऐसी आशंका बनी रहती है, यानी एप्रीहेंशन, वो आशंका जो संकट की यानी डेंजर होने की टू द बॉडी, शरीर की, वो कंटिन्यू रहती है, बनी रहती है, ठीक है।
तो यहां पे हो गया आपका 40। अब बात आती है यहां से संपत्ति वाले, अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। तो इसमें जो हमने अभी पढ़ा है 14 है, शरीर की प्राइवेट सुरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और उसका बना रहना। इससे रिलेटेड एक केस है सुकुमारन वर्सेस राज्य प्रतिनिधि पुलिस इंस्पेक्टर यानी पुलिस निरीक्षक द्वारा 2019 सुप्रीम कोर्ट। ये केस है, इसमें बोला था कि जो खतरा है, जो संकट है, संकट की युक्तियुक्त रीजनेबली एप्रीहेंशन, युक्तियुक्त आशंका आत्मरक्षा के लिए यानी राइट टू प्राइवेट डिफेंस के लिए पर्याप्त है, सफिशिएंट है। भले ही कोई अपराध यानी कोई भी ऑफेंस वास्तव में न हुआ हो। ठीक है, देखो इससे ज्यादा आपको मेंस में लिखना भी नहीं है, जितना बेयर एक्ट में लिखा है उतना ही लिखना है। उसके शब्दों को आप थोड़ा सा बस उसकी लाइन बाय लाइन उनको थोड़ा सा चेंज कर देना कि पैराग्राफ में आप दो तरीके से होते हैं, या तो पैराग्राफ में लिख लो या उसे थोड़ा तोड़ तोड़ करके लिख लो। तो बस बेयर एक्ट की लैंग्वेज को लिखना है और जो केस लॉ है उसको लिखना है। और अगर कहीं पे उससे रिलेटेड जो सेक्शन है आपको रिलेटेड सेक्शन लिख देनी है। ठीक है, इससे ज्यादा आपको ना तो आपके पास में टाइम रहता है, ना वहां स्पेस रहता है, ना जरूरत रहती है। इतना ही आप लिख पाएंगे वहां पे। ठीक है, उसके बाद में इससे रिलेटेड ये तो लेटेस्ट केस था। दूसरा यहां पर एक केस है जयदेव वर्सेस राज्य। जयदेव वर्सेस राज्य का केस है 1963 सुप्रीम कोर्ट का। इसमें बोला था कि जो असेलेंट जो होते हैं हमलावर, जो हमलावर होते हैं, हमलावर के भागने के बाद भी गोलियां चलाना वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस में नहीं आएगा। ठीक है ना, क्योंकि वो रीजनेबली जो एप्रीहेंशन होती है डेंजर होने की, खतरे में पड़ने की, संकट की, वो खत्म हो जाती है जब वो भाग गए। तो अब फिर भी भागते हुए उस पर गोलियां चला रहे हैं तो वहां पर राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इससे रिलेटेड एक और केस है देवनारायण वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य 1973 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में बोला था कि जो अगेंस्ट द बॉडी यानी शरीर के प्रति जोखिम या भय वास्तविक, पर्याप्त और आसन्न। आसन्न मतलब बहुत क्लोज। ठीक है ना, आसन्न होना चाहिए।
यानी शरीर के प्रति जो जोखिम है ना, खतरे की आशंका, डेंजर होने की, या भय जो है वो रियल यानी वास्तविक होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए और बहुत क्लोज होना चाहिए। यानी जो जोखिम का भय है, जो खतरे की आशंका है, खतरे का भय है, डर है, वो भ्रामक नहीं होना चाहिए या काल्पनिक नहीं होना चाहिए। काल्पनिक नहीं होना चाहिए। भ्रामक मतलब जो इल्यूजनरी मतलब तरीके से नहीं होना चाहिए, या काल्पनिक नहीं होना चाहिए, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, इल्यूजन भ्रामक नहीं होना चाहिए, झूठा मतलब जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में एक और केस है इसमें, लक्ष्मण साहू वर्सेस उड़ीसा राज्य। ये प्री में पूछे जाते हैं, ये प्री में भी आते हैं और मेंस में तो आपको लिखना है। जितने ज्यादा याद कर लो, मतलब लेट इसमें से जो इंपॉर्टेंट केस हैं वो आप याद कर लो लीडिंग केस के रूप में, और एक दो रिसेंट अगर आप लिख सको। इसमें बोला था कि आसन्न खतरे के विरुद्ध राइट टू प्राइवेट डिफेंस प्राप्त होता है, लेकिन किसको नहीं होगा? एसेलेंट को, आक्रामक को नहीं प्राप्त होता है। ठीक है ना, ये बात इसमें कही गई थी। अब आती है नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 41। सेक्शन 41 बात करती है कि शरीर संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक कब होता है। यानी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। यानी जो जैसे 38 था ऐसे 41 है। यहां पर ये कह रहा है कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार। फिर यहां पर आपको बताना है सेक्शन 37 में जो रेस्ट्रिक्शन दे रखे हैं उनके अधीन रहते हुए जो दोषकर्ता जो होता है, यहां पर एसेलेंट नहीं है। ठीक है, यहां पर क्या है? रॉन्ग डूअर इसको बोलते हैं, दोषकर्ता। तो दोष हो गया रॉन्ग और डूअर हो गया कर्ता, तो रॉन्ग डूअर हो गया। ठीक है, दोषकर्ता यानी रॉन्ग डूअर की मृत्यु, डेथ या अन्य अपहानि किस तरीके से? वॉलंटरी, आप स्वेच्छापूर्वक कारित करने तक होता है, यदि वह अपराध जिसके किए जाने के या किए जाने के प्रयत्न के कारण उस अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है। ठीक है ना, तो नीचे दिए हुए तरीके में से किसी भी तरीके से वो कर सकता है। ठीक है ना, नीचे जो अपराध दे रखे हैं उनके विरुद्ध वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकता है। ठीक है, कंडीशन वही है इसमें। तो कौन कौन से इसमें अपराध हैं वो आपको देखने हैं। तो पहला है इसमें लूट। ठीक है, पहला है लूट, रॉबरी, और दूसरा है हाउस ब्रेकिंग। तो हाउस ट्रेसपास नहीं है, कंफ्यूजन हो जाता है, तो आपको रॉबरी है। और रॉबरी में देखो यहां पे अगर डकैती आता है तो डकैती भी इसमें, डकैती जो है वो भी लूट में यहां पर, क्योंकि डकैती में लूट शामिल होती है, अब बस व्यक्तियों की संख्या के आधार पर डिफरेंस होता है। तो यहां पर जो ऑप्शन में अगर डकैती आता है, डकैती आता है, तो वो भी आंसर ठीक रहेगा ऑप्शन। दूसरा है सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पूर्व, यानी आफ्टर सनसेट यानी सूर्यास्त के बाद, और बिफोर सनराइज यानी सूर्योदय से पूर्व। क्या? हाउस ब्रेकिंग, गृह वेधन। ठीक है, और उसके बाद में नेक्स्ट है यहां पर अग्नि
या किसी विस्फोटक पदार्थ, इन दोनों का यूज करके, या तो फायर का या एक्सप्लोसिव सब्सटेंस का यूज करके आप क्या करते हो, मिसचीफ, रिष्टी करते हो, जो किसी ऐसे बिल्डिंग्स को या ऐसे टेंट को और ऐसे व्हीकल को, ये टीट नहीं है, ये टेंट होगा, और व्हीकल को और बिल्डिंग को, ठीक है ना, की गई है जो मानव आवास के रूप में, है ना, ह्यूमन ड्वेलिंग के रूप में, या संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में, यानी फॉर द कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में यूज किया जाता है, यानी यूज में लाया जाता है। तो मिसचीफ 3 हो गए, रॉबरी, हाउस ब्रेकिंग और मिसचीफ बाय फायर और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, इनके द्वारा। अब जो मिसचीफ है, जो रिष्टी है, वो किसको की जाती है, या तो बिल्डिंग को या किसी टेंट को या किसी जलयान, यानी कोई नाव वगैरह, जहाज वगैरह, इस तरह से है, उसको की जाती है, और वो मानव आवास के रूप में, ह्यूमन ड्वेलिंग के रूप में वो यूज में आना चाहिए, या फिर किसी संपत्ति के रखरखाव के लिए वो यूज में लाया जा रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट है चोरी, रिष्टी या गृह अतिचार। देखो ये 3 शब्द अगर केवल सिंगल यूज किए जाते हैं, जैसे आता है कि संपत्ति की अभिरक्षा के, संपत्ति की विरुद्ध राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज जो है मृत्यु कारित करने तक किया जा सकता है, किन के अपराध के विरुद्ध, तो अगर उसमें ऑप्शन में केवल चोरी, लूट, गृहवेदन, अगर ऐसे करके आते हैं तो वहां पर चोरी हो जाएगा। ऐसे ही अगर चोरी ना दे के वहां पे गृह अतिचार दे रखा है तो वहां पर हाउस ट्रेसपास वाला ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसके केवल इनके विरुद्ध नहीं किया जा सकता, इनके विरुद्ध ये कंडीशन इसके साथ में रखनी पड़ेगी तभी होगा, ठीक है। तो यहां पर ये ध्यान देने वाली बात है। तो जो थेफ्ट है, मिसचीफ है या हाउस ट्रेसपास है, ये तीनों अगर ऐसी कंडीशंस में किए जाते हैं, सर्कमस्टेंस में, मतलब ऐसे सर्कमस्टेंसेस में किए जाते हैं जिससे रीजनेबली ये आशंका यानी एप्रीहेंशन हो जाती है कि अगर वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज ना करे तो फिर यहां पर रिजल्ट क्या होगा, या तो डेथ होगी या ग्रीवियस हर्ट होगा, है ना। तो ये दोनों जब होने की आशंका होती है तब आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस के यूज में किसी व्यक्ति की, मतलब जो है, मृत्यु कारित करने का अधिकार मिलता है। तो ये अपराध हो गए आपके इसमें 4, ठीक है ना। वैसे देखोगे तो इसमें कई जो हो गए हैं, चोरी, रिष्टी, गृहतिचार, 3 यहां पर इस तरह से हैं, लेकिन ये तीनों की कंडीशन है, इन दोनों की आशंका होनी चाहिए। फिर रिष्टी है, ठीक है ना, और हाउस ब्रेकिंग यहां पर, और रॉबरी में डिकॉती भी आपको याद रखना है, ठीक है। और वहां पर जो है, यहाँ पे जो, जैसे यहाँ पे वॉलंटरी है ना, वॉलंटरी आप पढ़ते हैं बीएनएस में सेक्शन 2 जब आप पढ़ते हैं तो उसका 33 क्लॉज है, वहां पे वॉलंटरी को डिफाइन किया गया है, जो सेक्शन 39 हम पढ़ते हैं आईपीसी में, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। उसके बाद में नेक्स्ट है यहां पर ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न। अब यहां पर जैसे हमने 39 सेक्शन पढ़ी थी, ठीक है, तो ऐसे ही हमको यहां पर 42 सेक्शन पढ़नी है। ऐसे अधिकार का विस्तार अदर देन डेथ कोई भी हार्म कारित करने तक कब होता है, तो यदि वह अपराध जिसके किए जाने या अटेम्प्ट से, यानी या तो अपराध किया जा रहा हो या अपराध करने का प्रयत्न किया जा रहा हो, उससे राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज करने का जब भी जो है ओकेजन मिलता है, उसको अवसर मिलता है,
तो वह ऐसी चोरी, रिष्टी या आपराधिक अत्याचार है जो सेक्शन 41 में विनिर्दिष्ट जो डिस्क्रिप्शंस हैं उसमें से किसी भी प्रकार का वो नहीं है। तो उस अधिकार का जो एक्सटेंशन है, विस्तार है, वो वॉलंटरी मृत्यु कारित करने तक का नहीं होता है। लेकिन आप क्या कर सकते हो, सेक्शन 37 में जो रेस्ट्रिक्शन दे रखे हैं उनके अधीन रहते हुए उस रॉन्ग डूअर की मृत्यु से भिन्न यानी अदर देन डेथ कोई भी आप उसको नुकसान वॉलंटरी जो है कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल है ये सेक्शन। इसमें एक एक केस है यहां पर जो सेक्शन 41 से रिलेटेड भी है, वो है राम रतन वर्सेस राज्य 1977 सुप्रीम कोर्ट। इसमें बोला था कि यदि किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति के कब्जे पोजेशन से हिंसक तरीके से यानी बलपूर्वक फोर्सफुली हिंसक तरीके से हटाया जा रहा हो, तब वह व्यक्ति उचित प्रॉपर तरीका से, प्रॉपर वे में, उचित सीमा में जो रेस्ट्रिक्शन दे रखे हैं उसी रेस्ट्रिक्शंस के अधीन रहते हुए जो सेक्शन 37 में है उनमें राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकता है। तो ये प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में राइट टू प्राइवेट डिफेंस के संबंध में ये केस है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है यहां पर सेक्शन 43, ठीक है, अदर देन हो गया। अब सेक्शन 43 है यहां पर, जो सेक्शन 40 में हमने पढ़ा था सेम ऐसे ही पढ़ना है कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ यानी उसका कमिटमेंट कब होगा और उसका कंटिन्यूएंस कब तक रहेगा। इसमें आपको अलग अलग पढ़ना है क्योंकि इसमें जो अगेंस्ट द प्रॉपर्टी जो ऑफेंस है वो उसका जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस का जो कमिटमेंट है ना वो अलग अलग होगा, है ना। तो यहाँ पे हर अपराध का अलग अलग आपको देखना है। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार यानी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, इनिशिएशन उसका यानी जो कमिटमेंट है वो सेम है, वो एक ही है। इसका कमिटमेंट कब होता है, जब संपत्ति के संकट की युक्त आशंका प्रारंभ हो जाती है, यानी जब प्रॉपर्टी के डेंजर में होने के लिए जो रीजनेबली एप्रीहेंशन है वो जैसे ही शुरू हो जाती है तो वहां पर राइट टू प्राइवेट डिफेंस का जो राइट है वो शुरू हो जाता है। अब इसके बाद में जो क्लॉज है ना वो है कि वो कब तक बने रहते हैं, तो हर अपराध के लिए अलग अलग है, ठीक है, वो हमको देखना है। प्रारंभ इसका कमिटमेंट एक है, वो है कि जब संपत्ति के संकट की युक्त आशंका प्रारंभ हो जाती है। अब बात है कि कब तक बना रहता है, तो यहां पर हम देखो एक 4 पॉइंट यहां पे दे रखे हैं। पहला है चोरी यानी जो थेफ्ट है, चोरी के विरुद्ध कब तक वो बना रहेगा, जो अपराधी है, जो ऑफेंडर है, तो चोरी के विरुद्ध कब तक रहेगा, जो ऑफेंडर है उसका संपत्ति सहित, यानी वो तो या तो वो जब चोरी कर रहा है तो चोरी की गई संपत्ति को लेकर के वो आपकी पहुंच से बाहर हो जाने तक, ठीक है ना, पहली कंडीशन। दूसरा, या तो लोक प्राधिकारियों की सहायता अभिप्राप्त कर लेने तक, यानी असिस्टेंस ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी, दूसरी कंडीशन ये है। और तीसरी है संपत्ति बरामद हो जाने तक, या फिर संपत्ति बरामद हो जाने तक, यानी जो प्रॉपर्टी वो रिकवर हो जाती है। तो 3 इसमें आपको याद रखने हैं कि अगेंस्ट जो थेफ्ट है उसके अगेंस्ट राइट टू प्राइवेट डिफेंस तब तक बना रहता है, 3 कंडीशन तक बना रहता है। या तो चोर संपत्ति को लेकर के
मतलब संपत्ति सहित पहुंच से बाहर हो जाने तक का मतलब है कि संपत्ति को लेकर के जब तक वो उसकी पहुंच से बाहर हो जाता है। दूसरी कंडीशन है तब तक बना रहता है राइट टू प्राइवेट डिफेंस, लोक प्राधिकारियों की सहायता जब तक उसको प्राप्त नहीं हो जाती है। और तीसरी कंडीशन है कि जब प्रॉपर्टी रिकवर हो जाती है। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है अगेंस्ट द रॉबरी। रॉबरी के अगेंस्ट वो कब तक कंटिन्यूस रहता है? तब तक बना रहता है जब तक अपराधी जो ऑफेंडर है किसी व्यक्ति की मृत्यु या उपहति या सैदोष अवरोध, तीन है, डेथ हो या हर्ट हो, ग्रीवियस हर्ट नहीं है, हर्ट है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, डेथ, हर्ट या फिर रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, सैदोष अवरोध। तो सैदोष अवरोध ये तीनों अपराध वो कारित करता रहता है या फिर कारित करने का अटेम्प्ट वो करता रहता है, ठीक है। तो पहली कंडीशन हो गई ये। या फिर जब तक तत्काल मृत्यु, इसमें तत्काल यानी इमीडिएट वर्ड जो है, इसमें इंस्टेंट वर्ड जो है वो जोड़ दिया गया है, तो यहां से मतलब इसमें नहीं जोड़ा है, मतलब ये है। तो अभी इन्हीं तीनों में या तो हो मृत्यु, उपहति या सैदोष अवरोध, डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, या फिर वो इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट पर्सनल रेस्ट्रेंट का जो डर है वो जब तक बना रहता है, कंटिन्यू रहता है, ठीक है ना। तो ये दो हैं लूट के विरुद्ध। लूट की जब आप डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें यही है कि जो अपराधी होता है वो पीड़ित जो होता है जिसके विरुद्ध लूट की जाती है उसको या तो मृत्यु का, उपहति का, सैदोष अवरोध का भय कारित करता है या भय कारित करने का प्रयत्न करता है, या फिर तत्काल मृत्यु या तत्काल उपहति या तत्काल सैदोष अवरोध का भय जो है वो कारित करता है। तो लूट की डेफिनेशन में दिया हुआ है तो इसीलिए यहाँ पर ये वर्ड प्रयोग हुए हैं, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है, ये दोनों अपराध एक साथ हैं, क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ, रिस्ट्री। इनके अगेंस्ट में वो तब तक बना रहता है जब तक अपराधी आपराधिक अतिचार यानी क्रिमिनल ट्रेसपास या मिसचीफ यानी रिस्ट्री करता रहता है। तो इसका जो कंटिन्यूएंस है वो अपराध होने तक मतलब रहता है, ठीक है ना, राइट टू प्राइवेट डिफेंस। फिर नेक्स्ट है इसमें लास्ट कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पूर्व जो हाउस ब्रेकिंग है, गृह वेदन है, उसके विरुद्ध राइट टू प्राइवेट डिफेंस तब तक बना रहता है जब तक ऐसे गृह वेदन हाउस ब्रेकिंग से प्रारंभ हुआ हाउस ट्रेसपास होता रहता है, ठीक है ना। क्योंकि हाउस ब्रेकिंग से पहले क्या होगा, हाउस ट्रेसपास होता है, क्योंकि जैसे ही दूसरे की प्रॉपर्टी में आपने एंटर किया तो वहीं से हाउस ट्रेसपास शुरू हो गया, तो उसके बाद हाउस ब्रेकिंग शुरू हो रही है, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें कहा गया है कि जब तक ऐसे गृह वेदन हाउस ब्रेकिंग से आरंभ हुआ हाउस ट्रेसपास होता रहता है। तो अब उस हाउस ब्रेकिंग में हाउस ट्रेसपास वो करते, या फिर ऐसे होता है कि भाई लीगली आप जो है एंटर कर गए उसके घर में और वहां पर आप क्या कर रहे हो, क्रिमिनल ट्रेसपास यानी आप वहां पे कोई भी अपराध कर रहे हो, ठीक है ना। तो हाउस ब्रेकिंग से आरंभ हुआ जब तक गृह अतिचार होता रहता है। तो ये इस तरह से इसमें सेक्शन 43 तक कंप्लीट हो गए जो अगेंस्ट द प्रॉपर्टी थे, ठीक है। अब इसमें भी एक दो केस हैं, हम पढ़ लेते हैं। पहला है राजेश कुमार वर्सेस धर्मवीर 1997 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में कहा था कि जो मिसचीफ होता है यानी रिस्ट्री के विरुद्ध राइट टू प्राइवेट डिफेंस तब तक बना रहता है जब तक जो ऑफेंडर है, जो अपराधी है, वो रिस्ट्री कारित करता रहता है। यानी जो फैक्ट हैं सेक्शन में
43 में वही इसमें बोले थे। ठीक है, ऐसे ही एक और केस है, इसमें इंपॉर्टेंट केस है, ये है निर्दाद 1925 लाहौर। ठीक है ना, इसमें बोला था कि अपराधी के अपराध करने के बाद सफल पलायन यानी उसका भाग जाना, अपराध करने के बाद पलायन से अपराध की निरंतरता यानी उसकी कंटिन्यूटी, निरंतरता समाप्त हो जाती है। ठीक है ना, चोरी किए माल यानी चोरी की संपत्ति का पुनः देखा जाना, राइट टू प्राइवेट डिफेंस को पुनर्जीवित नहीं कर देता है। तो ऐसा नहीं है कि चोर चोरी करने के बाद में उसने देखा कि बाद में उसको उसकी संपत्ति चोर के साथ में पास में देखी, तो वहीं से फिर राइट टू प्राइवेट डिफेंस दोबारा शुरू हो जाएगा और वो उसकी कोई नुकसान उसको कारित करेगा। ठीक है ना, तो वो चीज है। अब लास्ट इसमें जो सेक्शन है वो है घातक हमले के विरुद्ध राइट टू प्राइवेट डिफेंस, जबकि निर्दोष व्यक्ति यानी इनोसेंट पर्सन को भी कोई भी नुकसान होने का वहां पर रिस्क रहता है। तो जिस हमले से मृत्यु की आशंका युक्त रूप से कारित होती है, यानी कोई असॉल्ट किया जा रहा है और उससे डेथ होने की एप्रीहेंशन रीजनेबली होती है, तो वहां ऐसे हमले के विरुद्ध राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज करने में यदि प्रतिरक्षक जो होता है यानी जो डिफेंडर होता है वो ऐसी स्थिति में होता है कि वहां पर किसी निर्दोष व्यक्ति को भी नुकसान होने की जोखिम के बिना वह उस राइट का यूज ही नहीं कर सकता है ना। वहां निर्दोष व्यक्ति को कोई भी अपहानि की जोखिम के बिना वह उस अधिकार का राइट का यूज कार्य साधक रूप से वो नहीं कर सकता। तो उसके राइट टू प्राइवेट डिफेंस का जो एक्सटेंट है वो वह जोखिम उठाने तक भी होता है, जो निर्दोष व्यक्ति को जोखिम हो सकती है, तो उस जोखिम उठाने तक भी होता है उसका राइट टू प्राइवेट डिफेंस का एक्सटेंट। एग्जाम्पल में आप देखेंगे एक भीड़ द्वारा आक्रमण, ए पर एक भीड़ के द्वारा आक्रमण किया जाता है ए पर, जो उसकी हत्या करने का प्रयत्न करती है, अटेम्प्ट करती है। अब वह उस भीड़ पर गोली चलाए बिना राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज कार्य साधक के रूप से नहीं कर सकता। ठीक है ना, इफेक्चुअली है ना, कार्य साधक के रूप में इफेक्चुअली अपना यूज नहीं कर सकता राइट टू प्राइवेट डिफेंस का। और वह भीड़ में मिले हुए जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको अपहानि करने की जोखिम उठाए बिना गोली नहीं चला सकता। यदि वह इस प्रकार गोली चलाने से उन शिशुओं में से किसी शिशु को, बच्चे को मतलब अपहानि करे, तो एक कोई अपराध नहीं करता है। तो ये प्री का मतलब क्वेश्चन है, यहाँ पर इलस्ट्रेशन पूछा जाता है। किस सेक्शन से रिलेटेड है ये भी पूछा जाता है, सेक्शन 44 से रिलेटेड है और आईपीसी में सेक्शन 106 से रिलेटेड है। तो इस तरह से आपके सेक्शन 44 तक कंप्लीट होते हैं। अब यहाँ पर जो आपका जो चैप्टर है ना, 2 चैप्टर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, 3 चैप्टर बल्कि कहेंगे, एक जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6। ये 3 चैप्टर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बहुत तेजी से फिर बीएमएस शुरू होता है, क्योंकि फिर तो चैप्टर नंबर 17 के बाद से ही वहां पर ज्यादा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है। बाकी जो बीच के जो है 7 से लेकर के
16 चैप्टर तक, वो फिर सिर्फ याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से किस सेक्शन में क्या है, वहां आपको ज्यादा समझने वाली ज्यादा दिक्कत ऐसी नहीं होगी। तो मेन तो यही है जो सेक्शन 146 तक मतलब यहाँ पर आपको देखना है ये। फिर यहाँ जो 303 से शुरुआत होती है अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, जो ऑफेंस होते हैं उनसे रिलेटेड, ठीक है। तो 303 से और फिर यहाँ पर आपको लास्ट जो सेक्शन है वहां तक आपको जो है इसमें पढ़ना है, ठीक। अब मतलब वो भी इंपॉर्टेंट इतना नहीं रहेगा, यहाँ जो बाकी तो यहाँ पे जो रहता है ना 356 तक, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। यहाँ 357 358 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो है 3 चैप्टर अभी और हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो वो अब पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4। और 5वां चैप्टर तो यहाँ पे जो है वो चैप्टर नंबर 6 से मोस्टली तो मतलब चैप्टर नंबर 6 से ही यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 बनाया गया है। 1-2 सेक्शन है जो मतलब और चैप्टर से ली गई हैं, बाकी चैप्टर नंबर 6 से ही सेक्शन निकाल करके चैप्टर नंबर 5 में रखी गई हैं, ठीक है ना, जो 63 से 99 तक हैं यहाँ पर। तो ये चैप्टर नया है और सेक्शन वो आईपीसी की ही है, ऐसा नहीं कि सेक्शन ही यहाँ पे नई रखी गई है। 1-2 सेक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट मतलब जो नई जोड़ी गई वो है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।